नमस्कार, 5 की आंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन 2023 की तैयारी की। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्लान बनाया जा रहा है और इसके लिए बूथ और मंडल विस्तारक जनता के बीच जाएंगे। 20 से 30 जनवरी के बीच बूथ विस्तारक जनता के बीच जाएंगे, वहीं 6 जनवरी से 6 फरवरी तक मंडल विस्तारक जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाएगी। 2023 की तैयारी को लेकर बीजेपी का ये नया प्लान है। हर लिहाज से हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। हम 23-24 को ध्यान में रख के बैठक नहीं करते। हम जनता की सेवा, विकास और संगठन को ध्यान में रख के बैठक कर रहे हैं। सर, राजनीतिक प्रस्ताव भी आ रहा है, जनजाति गौरव दिवस को लेकर भी आएगा, जनजाति पे भी आएगा। कमलनाथ जी भी बैठकें कर रहे हैं लगातार। वो सिर्फ बैठक ही कर सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर पाते ना। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, सेवा करते हैं, योजनाएं लाते हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब जगह जा रहे हैं। कहीं आपने सुना आपने ऐसा कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया ये बता रहे हैं? नहीं। उनने 10 साल में क्या किया बता रहे हैं? नहीं, बता नहीं सकते। इसलिए इनको बैठकें करनी पड़ती। इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार जो बनी, वो सरकार भी कोरोना के महामारी के उस व्यापक संक्रमण में हमारे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और जिनको मैं कहता हूं कि एक संकल्प के साथ जो लगातार इतने वर्षों तक इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश के अंदर पुनः हमारी सरकार बनी, तो कोरोना के संकट में उस सरकार में उसी रात से जो काम प्रारंभ हुआ, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो तत्कालीन सरकार थी उसने जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश को सौंपा था, आज हमें गर्व होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद उसी रात से काम प्रारंभ करता है, उसका परिणाम होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के महामारी के संकट से भी हम निजात पाने में सफल होते हैं। ये नेता की इच्छा शक्ति और जिसको हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर इस भारत ने जो कभी कल्पना की थी, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को अगर साकार रूप किसी ने दिया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया के अंदर पूरे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर पहुंचे हुए थे। होगा वह निश्चित रूप से पार्टी के विस्तार के लिए। सर, तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए गए हैं। होगा वह निश्चित रूप से पार्टी के विस्तार के लिए। चलिए, बीजेपी का जमीनी प्लान आखिर है क्या, उसे हम जानने के लिए सीधे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव से, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन शायद बीजेपी के काम करने का तरीका यही होता है कि दूरगामी सोच पार्टी रखती है और तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं बीजेपी में। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और दरअसल 2023 का जो मिशन है बीजेपी का, उसी को देखते हुए ये जो पूरी बैठकों के दौर हैं या कार्य समिति के दौर हैं वो चल रहे हैं, और आज भी तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो इस बैठक में आए हैं, खासतौर से मिशन 2023 की तैयारी के लिहाज से। चाहे हम बूथ स्तर की प्रिपरेशन की बात करें या मंडल स्तर की प्रिपरेशन की बात करें, वो जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं उनको ताकीद की गई है। कृषि कानूनों से संबंधित जो बात है वो भी इस बैठक में उठी है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बैठक में रहे। बी.डी. शर्मा ने जब अपना संबोधन किया भी तो उसमें उन्होंने ये कहा भी कि जो बहुत सारे विषय थे उनके, चाहे फिर वो कोरोना काल के दौरान उनके काम करने की बात हो या फिर कोरोना के बाद वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है उसको पूरा करने की बात हो, उसको लेकर उन्होंने जो है तमाम जो बातें हैं वो की हैं। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी कार्य समिति की बैठक में पेश किया गया है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के अलावा जो काम किए गए वैक्सीनेशन को लेकर उसका उल्लेख है, और इस राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस पर भी कहीं न कहीं निशाना साधा गया है और ये आरोप लगाए गए हैं कि जनता में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है। जी
शरद, अगर तैयारियों की हम बात करें तो बीजेपी की खासियत ये होती है कि वो बूथ पर ज्यादा फोकस करती है, बूथ को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है, और यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक में भी बूथ पर फोकस कहीं ना कहीं रहा बीजेपी का। शरद, हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी जो प्लान है वो बीजेपी ने बनाया है। जो बूथ विस्तारक हैं उनका, जो बूथ विस्तारकों का कार्यक्रम है वो चलेगा, और मंडल विस्तारक हैं उनके भी कार्यक्रम यहाँ पर तय किए गए हैं। वो जाएंगे जनता के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके के जो अभियान है उनके बारे में भी चर्चा बैठक के दौरान की गई है। ठीक है शरद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात छत्तीसगढ़ की। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से उसना चावल खरीदने से इनकार कर दिया। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। इसके लिए मुख्य सचिव ने पीएमओ को चिट्ठी भी लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और बारदाने की कमी पर राजनीति के बीच अब उसना चावल की खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से उसना चावल की खरीदी से इनकार कर दिया है, जिससे राज्य के उसना चावल मिलर्स की परेशानी बढ़ गई है। अब इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के किसान और उसना मिल मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने पीएमओ को पत्र लिखकर तारीख और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है। अचानक बंद कर देने से जो राइस मिल है वो प्रभावित होगा, साथ ही जो हमको टारगेट मिला है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर उसना क्वालिटी की जो धान है उसका फिर करेंगे क्या? किसानों को कह नहीं सकते कि हम उतना क्वालिटी हम खरीदेंगे नहीं, हम तो वो भी हमको तो खरीदना पड़ेगा। जब खरीदना पड़ेगा और खरीद रहे हैं भारत सरकार के लिए तो फिर उसको लेना चाहिए। और खाद्य मंत्री जी पिछले दिनों गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने, तो उन्होंने समय तक नहीं दिया। इसलिए प्रधानमंत्री से समय मांगा, पूरे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीएमओ को मुख्य सचिव के द्वारा पत्र लिखने पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि कांग्रेस अपना तर्क दे रही है। प्रारंभिक तौर पर और बहुत पहले बढ़े हुए जो क्वांटिटी है कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमति केंद्र की सरकार ने दी, बावजूद इसके उसना चावल के नाम पर राजनीति करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। इस सरकार की पहचान ऐसी बन गई है कि पूरी सरकार जो है, छत्तीसगढ़ शासन, ये केंद्र सरकार पर निर्भर हो गया है, केंद्र सरकार पर डिपेंड हो गया है। इनका अपना प्रबंधन नहीं है, इनकी अपनी कोई योजना नहीं है, इनकी अपनी कोई तैयारी नहीं है। अब जो छत्तीसगढ़ के लोकसभा के सांसद हैं, 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, राज्य की मांगों को माननीय प्रधानमंत्री तक, केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य के मंत्रिमंडल के लोगों को प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने जाना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के किसानों की बात सुनने के लिए समय देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि ये उस कसौटी को एक बार फिर से तौला जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से लगातार केंद्र सरकार दुर्भावना रखती है, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात नहीं सुनती है। और अब उसना के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के केंद्र सरकार समय नहीं देगी, तो यह फिर से एक बार साबित होगा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से दुर्भावना रखती है। बहरहाल प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, लेकिन उसना चावल नहीं लेने से राज्य के मिलर्स, किसान और मजदूरों की चिंता जरूर बढ़ गई है। अब ऐसे में देखना है कि इस मसले पर राज्य सरकार की कवायद क्या रंग लाती है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आखिर उसना पर उबाल क्यों, इसे हम समझने के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी देवव्रत भगत का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब तो ऐसा लगने लगा है कि उसना चावल राज्य सरकार के लिए गले में फंसी हुई हड्डी की तरह हो गया है। वजह यही है कि सीएम भूपेश बघेल आए दिन केंद्र सरकार को चिट्ठी बम भेजते रहते हैं और अब तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिलने का समय मांग लिया उन्होंने। देवव्रत,
जी बिल्कुल सुमित, और क्योंकि सरकार के बीच धान और चावल को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच जो लड़ाई है वो नई नहीं है। पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति बनी थी जब जो एफसीआई ने चावल लेने से इनकार कर दिया था, जितनी की सैद्धांतिक सहमति पहले दी गई थी। और इस साल जो पूरा मामला अटका हुआ है ये उसना चावल को लेकर के है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति जरूर दी गई है छत्तीसगढ़ से चावल लेने की। तकरीबन 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल जो है वो केंद्रीय पूल में लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उसना क्वालिटी का चावल लेने से केंद्र ने इनकार कर दिया है। और अब ये उसना चावल सच में राज्य सरकार के लिए गले की फांस बनकर रह गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये दावा है कि छत्तीसगढ़ में जो उसना क्वालिटी का धान है वो उसकी पैदावार ज्यादा होती है, और अगर केंद्र सरकार उसना चावल नहीं लेती है तो इससे सीधा फर्क यहाँ के किसानों को पड़ेगा। तो इसको लेकर के पहले एक पत्र भी जारी किया जा चुका है, एक बार पत्र लिखा जा चुका है, और साथ ही साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करने भी गए थे, लेकिन पीयूष गोयल उनसे मिले नहीं और फोन पर ही उनकी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि अब उसना चावल छत्तीसगढ़ से लिया जाएगा। और इसके बाद अब आर पार की लड़ाई के मूड में शायद राज्य सरकार आ गई है और ये लड़ाई अब दिल्ली तक के जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिख करके समय मांगा है राज्य सरकार की ओर से। ये पत्र पीएमओ को लिखा गया है कि पूरी कैबिनेट अब उसना चावल की खरीदी की लेने की मांग को लेकर के दिल्ली कूच करेगा। अब ये देखना है कि पीएमओ से क्या वक्त मिलता है या वक्त मिलता भी है या नहीं है, क्योंकि चावल छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा मुद्दा है। धान की पैदावार सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होती है, और ऐसे में अगर केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लिया जाता तो राज्य सरकार के पास बड़ी परेशानी यहाँ पर आ सकती है। तो आने वाले भविष्य के दौरान, क्योंकि 1 दिसंबर से ही धान खरीदी शुरू होने वाली है और इसके बाद मिलिंग के लिए जो है चावल का उठाव होने वाला है, तब ऐसे में अगर उसना चावल लेती ही नहीं केंद्र सरकार तब मिलर बिल्कुल देवव्रत समय मांगा है, लेकिन समय मिलेगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात अब दी बर्निंग ट्रेन की। दुर्ग उधमपुर ट्रेन में भीषण आग लग गई और एसी बोगी A1 और A2 पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग किया गया है। अन्य बोगियों में धुआं घुसने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। कुछ देर में ग्वालियर के लिए ट्रेन रवाना होगी। धौलपुर बॉडी राजस्थान व दमकल मुरैना की दमकल मौके पर मौजूद हैं। कुल 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। मुरैना जिले के हैतमपुर स्टेशन पर खड़ी है अभी ट्रेन। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें, भयावह मंजर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर मंजर वहां पर हुआ होगा जब इस ट्रेन में आग लगी होगी, लेकिन अभी भी कारण स्पष्ट नहीं है कि आखिर ट्रेन में आग लगी कैसे, या शॉर्ट सर्किट ये वजह थी या किसी यात्री की गलती से, यात्री की लापरवाही से आग लगी है, जांच का विषय। अचानक से हम लोग लेटे हुए थे, हालांकि जैसे कुछ गंध सी भी आई हम लोगों को धुआं की, और जब आवाज़ सुनने को आई कि आग लगी तो हमने देखा तो काफ़ी सारा धुआं निकलने लगा। तब तक हम लोग अपने जो बोगी के लोग जल्दी उनको सबको उतरवाया, आवाज़ दिया जोर जल्दी उतरो कर सामान उतरवाया। फिर कुछ देर बाद देखे कुछ एक हमारे बोगी में ही कुछ लोग ऐसे तो बेहोश हो। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी दुष्यंत से। दुष्यंत, हादसा तो अब हो चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हादसे की जांच होनी चाहिए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। क्या कुछ अधिकारियों का भी कहना दुष्यंत इस घटना को लेकर? पुनीत, अभी सभी अधिकारी सत्ते में हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। अभी आपने सुना जिस तरह से जो पेंटी कार्ड बॉय था उसने मीडिया कर्मियों से बात की बड़ी मुश्किल से, तो उसने यही कहा कि जब वो सो रहा था तो आवाज आई कि आग लगी है, भगदड़ मची, तो उसने सभी लोगों को, अन्य जो सो रहे थे यात्री, उनको भी जगाया, बाहर निकलने की कोशिश की। पुनीत, जैसे ही धौलपुर स्टेशन को ट्रेन ने क्रॉस किया और चम्बल नदी के पास पहुंची तो वहां से सबसे पहले A2 जो एसी बोगी है उसमें आग लगी। उसके बाद में आग बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे A1 तक पहुंची, लेकिन जो यात्री थे उन्होंने जो ट्रेन स्टाफ है उसको भी सूचित किया, ट्रेन की चेन भी पुलिंग की, लेकिन वहां से चलते धीरे धीरे रुकते रुकते ट्रेन आकर मुरैना जिले के हेतमपुर स्टेशन के पास आकर रुकी, जो चम्बल के बेहड़ के इलाके में काफी दूर है, चम्बल नदी से सटा हुआ जो है।
वहां पर आके ट्रेन रुकी। उसके बाद में सभी यात्री बाहर निकले। अन्य पुलिस स्टाफ को, रेलवे स्टाफ को, मुरैना को, धौलपुर प्रशासन को भी खबर दी गई। तो धौलपुर से और धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील से, वहां से भी दमकल आई और मुरैना जिले की भी दमकल वहां पहुंची। 8 दमकल टोटल वहां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इससे पहले जो स्थानीय ग्रामीण और यात्री थे उन लोगों ने भी प्रयास किया। गनीमत रही, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो यात्रियों का सामान था वो जल चुका है। A1 और A2 पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। जो बोगी हैं, अन्य बोगियों में सिर्फ धुआं पहुंचा जिससे यात्री घबरा गए थे। धुएं के कारण, सांस लेने के कारण जो लोगों को कुछ फेफड़ों में हो सकता है इन्फेक्शन भी निकले, लोग परेशान भी हैं उनसे। और यही कारण है कि लोग दहशत में हैं, बोल नहीं पा रहे। लोगों का सिर्फ इतना है कि हम बाहर आ गए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की बयानबाजी से अभी वो घबरा रहे हैं। इस मुरैना का स्थानीय प्रशासन, धौलपुर का स्थानीय प्रशासन, रेलवे अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। सभी लोग आग लगने के कारण का भी पता लगा रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी होगी कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। ठीक है दुष्यंत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ट्रेन में सवार यात्री अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके का मंजर वहां पर था जब ट्रेन में आग लगी, क्या कुछ हुआ? अजय जी विस्तार से बताएं आप हमें। जब ट्रेन में स्टार्टिंग में आग लगी तो एकदम भगदड़ मच गई। बोले आग लग गई तो सब पब्लिक तुरंत उतरना चालू हो गई ट्रेन से। और ट्रेन को क्या पता भी नहीं चला ना, पब्लिक ने चैन कूलिंग की, तो चैन कूलिंग से ट्रेन को रोका गया और पब्लिक तुरंत उतरना चालू हो गई धड़ाधड़। और 2 डिब्बे में तो आग बुरी तरह लग जाई। उसके बाद फिर डिब्बे को अलग किया गया और 2 डिब्बे तो पूरे खाक हो गए जल के। कुछ नहीं, बहुत लगेज उसमें था, लगेज भी जल गया। पब्लिक का तो कुछ नहीं हुआ, सारी पब्लिक उतर गई थी, बट लगेज लोगों का जल गया। अजय जी, ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि सूचना कैसे दी गई, किस तरीके से सूचना दी गई कि स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड भी वहां पर आई? सूचना किस तरीके से पहुंचाई गई लोगों को? पहले तो जो ट्रेन में बैठे थे उन्हीं को लगा कि यहाँ आग लगी है। फिर आग फैली तो फिर लोगों ने हंगामा किया और चैन कूलिंग करके ट्रेन को रोका गया। फिर जब ट्रेन रुकी तो फिर जो ट्रेन वाले थे पब्लिक नीचे कुछ छोटा स्टेशन है रामपुर, तो हेतपुर स्टेशन वाले तुरंत आए, उनको बताया गया, तो वहां से फिर गाड़ी आई, तब आग पे कंट्रोल पाया गया। ठीक है अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेता संविधान में मिले आरक्षण के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा नेता अक्सर आरक्षण खत्म करने का बयान देते हैं और बाद में जनता के दबाव में उस बयान को वापस ले लेते हैं। आज ये संविधान है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, सबसे ज्यादा खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा की आवाज कभी निकल जाती है कि आरक्षण बंद करो, आरक्षण समाप्त करो, और तब उसका खंडन करते हैं। पर आप बोली बात का तो खंडन कर सकते हैं, पर जो आपकी आत्मा की आवाज हो उसका खंडन नहीं कर सकते। तो आज ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को ये। तो आरक्षण को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। संविधान दिवस के दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने किस तरीके से निशाना साधा बीजेपी पर, आपने सुना। सुकमा जिले के जिरमपाल गांव में एक सरकारी स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसके बावजूद कई बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देख लीजिए आप पूरी। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई खंडहर नहीं बल्कि सुकमा जिले के जिरमपाल गांव का एक सरकारी स्कूल है। टूटी खिड़कियां, जर्जर छत और बदहाल शौचालय ये बताने के लिए काफी है कि ये विद्यालय मासूम बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। इसके बावजूद पिछले 3 साल से यहाँ बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये स्कूल पंचायत भवन में चलाया जा रहा है। पहली से 5वीं क्लास तक के इस प्राथमिक स्कूल में 13 बच्चे पढ़ते हैं।
इसके अलावा आश्रम के 44 बच्चे भी यहीं आकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का सपना ले रहे हैं। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से स्कूल बंद था। इसके बावजूद स्कूल की न तस्वीर बदली और न ही प्रशासन इसकी तकदीर बदल पाया। पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि क्लास एक मिनट लगता है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर जिरमपाल गांव का स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहां आने वाले बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी एकमात्र टीचर ज्योति उरांव पर है, जो 2006 से यहां पढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। काफी मतलब जर्जर है और यहाँ बच्चे सर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और हमेशा डर बना रहता है कि ये कब छत गिर जाए और कोई हादसा हो जाए। ये कब से आप पढ़ा रहे हैं? सर मेरे को हो गया ये 15 साल हो गए सर। यहीं पर? जी जी। तो अभी बहुत खराब स्थिति है स्कूल की? बहुत खराब स्थिति सर। आए थे ठेकेदार भी आए थे, इसको देख के चले गए। बोले इतनी जर्जर का हम लोग ना रिपेयरिंग कर सकते ना कुछ। तो मैं बोली उनको कि रिपेयरिंग मत करिए सर, आप इसको न्यू बनाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। ये बात है सर। कितनी कक्षाएं संचालित हैं? 1 से 5 सर। कितने बच्चे हैं? प्राथमिक शाला में 12 बच्चे हैं सर। और आश्रम के बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? आश्रम के बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं। और कितनी टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं सिंगल टीचर हूँ सर प्राथमिक शाला में। ये स्कूल पिछले 3 साल से पंचायत भवन में चल रहा है, जहां सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में ऑफिस है और दूसरे कमरे में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि एक कमरे में 2 क्लास लगानी पड़ती है, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सबसे पहली बात तो स्कूल भवन हमारी जर्जर हो चुकी है और 2019 से हम लोग पंचायत भवन में स्कूल लगा रहे हैं और पंचायत भवन में भी एक बड़ी हॉल है जहाँ पर बच्चों को कंबाइन बैठा के हमें पढ़ाना पड़ता है। स्कूल जर्जर होने के साथ हम लोग पंचायत भवन में आए तो पंचायत भवन के साथ में ही लैंप संचालित हो रही है और जब लैंप संचालित हो रही है और पूरे गांव के जब लोग यहाँ सामान लेने आते हैं राशन के लिए तो शोर शराबा में हम बच्चों का पढ़ाई में दिक्कत होता है। वहीं जब अधिकारियों से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी जल्द व्यवस्था सुधारने का वादा कर दिया। ऐसे सारे स्कूल जिनमें मरम्मत की जरूरत है, छोटे मरम्मत हो या बड़े मरम्मत हो, उन सब तीनों स्कूलों को चिन्हांकित किया गया है और आरएस से हमारे पास में प्राक्कलन भी आ गया है। इसमें ऐसे सभी स्कूलों का मरम्मत किया जाएगा। शिक्षकों तो आगे से पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।